हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमर्स क्लासेस। मैं भानु यादव आपका अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज का जो वीडियो है वो है राष्ट्रपति के ऊपर। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो अगली वीडियो आएगी वो राष्ट्रपति के ऊपर आएगी। तो आज देखेंगे राष्ट्रपति के लिए कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है किस तरीके से होता है और किस तरीके से अपनी गवर्नमेंट को चलाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो राष्ट्रपति का जो हमारा चैप्टर है, इसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि ये किसके अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रपति का होना हमारे संविधान के किस आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो आर्टिकल कौन सा है हमारा? अनुच्छेद कौन सा है हमारा? 52। तो जो 52 में दिया गया है, हमारे अनुच्छेद 52 में क्या दिया गया है? पद। अनुच्छेद 52 में क्या दिया गया है? पद। इसका मतलब ये है कि हमारे आर्टिकल 52 में ये कहा गया है कि हमारे देश का एक सर्वोच्च नागरिक होगा, जो कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। तो राष्ट्रपति के जो होने का जो प्रावधान है वो किस में मिलता है हमें देखने को? आर्टिकल नंबर 52 में। ठीक है दोस्तों, तो आर्टिकल नंबर 52 में हम ये समझ गए कि हमारे राष्ट्रपति होने का जो प्रावधान है कि हमारे देश का एक सर्वोच्च नागरिक होगा जो राष्ट्रपति कहलाएगा, वो किस में है? हमारा 52 में। इससे आगे वाला जो अनुच्छेद है जिसमें हम देखेंगे अनुच्छेद 53, ये सेकंड अनुच्छेद है राष्ट्रपति का। तो इसमें कौन सा है? अनुच्छेद नंबर 53 में क्या लिखा हुआ है कि इसमें जो राष्ट्रपति है उसके क्या लिखे हुए? कार्य और शक्तियां। तो राष्ट्रपति की जो कार्य और शक्तियां लिखी गई हैं वो दोस्तों किस में लिखी गई हैं? आर्टिकल नंबर 53 में, जिसमें कार्य और शक्तियों के बारे में पढ़ाया जाएगा। इसकी 2 वीडियो आएंगी। एक वीडियो ये है, इसके बाद एक वीडियो और लाई जाएगी जिसमें इसका जो आर्टिकल नंबर 53 है उसको ब्रीफली समझाया जाएगा, क्योंकि ये जो आपका टॉपिक है ये थोड़ा बड़ा है, इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा। इसके लिए इसके बाकी और जितने टॉपिक हैं उसको हम देखेंगे। इस टॉपिक को अगली वीडियो में, इसके जो सेकंड पार्ट आएगा इसका राष्ट्रपति का, उसमें हम देखेंगे। तो अगला जो टॉपिक है हमारा, अगला जो आर्टिकल है इसका आर्टिकल नंबर अनुच्छेद कौन सा है? 54। इसमें क्या कहा गया है? अनुच्छेद नंबर 54 में इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है निर्वाचन। क्या है इसमें? निर्वाचन। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से होता है इसमें ये देखेंगे हम। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है कौन करता है उसको, या किस तरीके से होता है? तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसको जनता सीधे नहीं करती। इसका जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। जनता सीधे राष्ट्रपति का वोट नहीं करती है, राष्ट्रपति को वोट नहीं करती। हम किसे चुनते हैं? अपने MP, ठीक है, MP या MLA, सांसद या विधायक अपने चुनते हैं, और वो जाके किनको चुनते हैं? राष्ट्रपति को। तो इसमें हम यही देखेंगे कि किस तरीके से चुने जाते हैं। तो इसको जो चुनते हैं उसका जो नाम होता है, उसका क्या नाम क्या होता है? उसका निर्वाचन मंडल। निर्वाचन मंडल ही राष्ट्रपति का चयन करता है। तो निर्वाचन मंडल में क्या क्या होता है भाई? निर्वाचन मंडल में जो होता है, कौन कौन होते हैं निर्वाचन मंडल में? तो निर्वाचन मंडल में होते हैं हमारे लोकसभा। किस किस के सदस्य होते हैं इसमें? लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा, तीसरा विधानसभा, और चौथा और है कौन सा? दिल्ली एवं पुदुचेरी। दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा। ठीक है, तो ये सभी मिलकर क्या करते हैं? यही सब मिलकर क्या करते हैं? राष्ट्रपति का चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन कौन लेते हैं भाग? इसके सिर्फ निर्वाचित सदस्य। इन चारों के कौन होते हैं? वो निर्वाचित सदस्य होते हैं, वही इसमें क्या ले सकते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। तो आप इसको देखेंगे कि किस तरीके से ये कार्य करते हैं। तो इसमें क्या हो गया हमारा? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हो जाएंगे, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली एवं पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, यही
चार जो लोग होते हैं, ये चार सभाओं के जो लोग होते हैं, यही क्या करते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अब किस तरीके से होता है इसको देखेंगे हम अगले आर्टिकल में, जिसका आर्टिकल नंबर क्या है हमारा, आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 55। क्या है अनुच्छेद नंबर 55 में? अनुच्छेद नंबर 55 में है निर्वाचन की रीति। क्या है? ठीक है, निर्वाचन की रीति। तो जो राष्ट्रपति को चुनने की जो निर्वाचन की रीति होती है वो क्या कहलाती है हमारी, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा ही राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। कैसे होता है चुनाव? अब देखिए हमारे यहाँ पे या हमारे स्तर पर कितनी तरह की सरकार, संघ और राज्य में। ठीक है, हमारे एमपी और विधायक किस में होते हैं, हमारे संघ में और राज्य में। तो जो एमपी की संख्या है हमारे राज्यों में, सॉरी हमारे जो एमपीओ की संख्या है जो संघ में, किसमें है, संघ में, कितनी है, और राज्यों में कितनी है। इसी के अनुसार तो तय किया जाएगा कि किसको कितने वोट मिलेंगे या किसका वोट कितने मत के बराबर होगा। तो जो संघ में जो सांसदों की संख्या है वो कितनी है हमारी, 776। और राज्यों में जो संख्या है हमारे विधायकों की वो कितनी है, 4120। तो ये कहेंगे कुछ बच्चे कि इसकी संख्या तो ज़्यादा हो गई, तो क्या हो जाएगा, राज्यों को ज़्यादा दर्जा मिल जाएगा और सांसदों को कम मिलेगा, क्योंकि सांसदों की संख्या क्या है, कम है, और विधायकों की संख्या ज़्यादा है। नहीं, इस तरीके से नहीं किया जाता। अगर इस तरीके से किया जाएगा तो क्या होगा, इस तरीके से किया जाएगा तो आप राष्ट्रपति का चुनाव नहीं कर सकते। इसका क्या है, इन सबको समान वरीयता मिलती है। क्या मिलता है, समान। तो इसको कैसे देखेंगे कि इसका एक क्रम होता है, किस तरीके से ये चुने जाते हैं। तो जैसे विधायक का होता है तो विधायक का वोट किसके, कितने विधायक का कितने के बराबर वोट होगा, और एक सांसद का कितने के बराबर वोट होगा, वो हम इसमें देखेंगे आगे, इसको हम समझेंगे। देखिए किस तरीके से तय किया जाता है कि किसके कितने वोट माने जाएंगे या किसका मत कितने के बराबर माना जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक विधायक का मत, एक विधायक का मत देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एक विधायक का मत क्या होता है। विधायक का जो मत होता है वो क्या होता है, उस राज्य की कुल जनसंख्या बट्टे उस राज्य की विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य। उस राज्य की कुल जनसंख्या बट्टे उस राज्य की विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य। क्या होता है, एक चीज और है, इंटू 1/1000। तो जैसे आपको अगर निकालना है, अगर आपको निकालना है कि किस तरीके से वोटिंग, मान के चलिए कि किसी राज्य की जनसंख्या है हमारी इतनी, और उसमें जो विधायक हैं उनकी संख्या कितनी है, इतनी। तो हम क्या करेंगे, काट देंगे इससे। तो जो एक विधायक का मत बराबर कितना होगा हमारा, एक विधायक का मत बराबर कितना हो जाएगा हमारा ये, और हम कितने के बराबर है हमारा, 1/1000। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम क्या निकाल लेते हैं, एक विधायक के कुल मत की संख्या हम इस तरीके से निकाल लेते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि एक सांसद का वोट किस तरीके से निकाला जाता है या एक सांसद का मत किस प्रकार निकाला जाता है। तो इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो आप इसको कॉपी पेन लेके नोट भी कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं।
आगे देखते हैं सांसद बराबर कितना होता है। ठीक है, तो राज्य के निर्वाचित कुल विधायकों का मत अपॉन में निर्वाचित सदस्यों की संख्या। ठीक है, एक सांसद बराबर क्या होता है, राज्यों के निर्वाचित कुल विधायकों का मत मूल्य, और बट्टे में क्या होता है, निर्वाचित सदस्यों की संख्या। तब एक सांसद का वोट निकाला जाता है, वोट वैल्यू। तो क्या होता है, इन दोनों को किसी प्रकार से क्या कर दिया जाता है, समान अनुपात में ये दोनों रखे जाते हैं। तब एक किसका चुनाव हम कर सकते हैं, राष्ट्रपति का। तो इस तरीके से हम देखते हैं। इसमें क्या होता है, अब एक चीज़ और देखेंगे इसमें हम, कि इसमें एक और कौन सी होती है। ये तो हो गया हमारे सांसद का, और ये विधायक का तो आपने देख ही लिया। तो अब हम क्या करते हैं कि इसमें एक और कोटा होता है इनका, एक फिक्स कोटा होता है राष्ट्रपति का। कैसे निकालेंगे उसको, कोटा किस तरीके से निकाला जाता है। देखो, कोटा का मत क्या होता है, आपने ये तो समझ ही लिया है। इसमें एक फिक्स कोटा होता है, कैसे निकालेंगे, राष्ट्रपति का। तो जो कोटा होता है वो किस तरीके से होता है, कुल वैध मत, कोटा बराबर कुल वैध मत अपॉन में 2 + 1, ये होता है। तो जो कोटा होता है वो किस तरीके से होता है, कुल वैध मत, मतलब कुल वैध का आधा, मतलब 50%, और +1 मतलब 50% से अधिक। अगर आप चुनाव में 50% से अधिक +1, समझ में आया, 50% से अधिक +1 मत अगर आप प्राप्त करते हो, तभी आप क्या हो सकते हो, राष्ट्रपति बनने के लिए चुने जा सकते हो। लेकिन क्या होता है कि अगर 50% वोट नहीं मिलता है, तो अगर 50% वोट नहीं मिला, तब क्या होगा, कि तब क्या चुनाव दोबारा कराया जाएगा, नहीं, तब चुनाव दोबारा नहीं कराया जाएगा। इसके लिए एक और इसमें वरीयता क्रम होता है, इसमें एक रीति होती है जिसमें क्या होता है हमारा, वरीयता क्रम। वरीयता क्रम में क्या होता है, वरीयता क्रम में क्या लिया जाता है, देखो, वरीयता क्रम में ये होता है कि अगर 50% से कम वोट मिला है तो क्या करेंगे, ABCD करके, सॉरी, आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, दिखाई, जरा देखिए बच्चों, यहां तक आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा ऊपर और कर लेते हैं, यहां आप समझेंगे, इधर यहां समझेंगे। तो जो रीति है इसमें वरीयता क्रम होता है, मतलब ABCD। अगर 50% से कम वोट मिला है तो हम क्या करेंगे, हम वरीयता देते हैं। जैसे मान के चलो कि अगर वोट नहीं है तो हम करेंगे कि पहले हमने B को फर्स्ट वरीयता दी है, कि अगर ये नहीं हो पाए तो हम क्या करेंगे, B नंबर पे जो इंसान है या B नंबर पे जो नॉमिनेशन में है, हम उसको राष्ट्रपति बनते हुए देखना चाहते हैं, तो इसको हम 1 दे देंगे। दूसरे, इसके अगर ये भी नहीं बनते तो हम A को हम राष्ट्रपति बनता देखना चाहते हैं, फिर हम C को देखना चाहते हैं, और लास्ट में हम D के लिए हमारा वोट है। तो इस तरीके से वोटिंग होती है वरीयता क्रम में। तो वरीयता क्रम में जब वोटिंग होती है तो पहले, सबसे पहले जिसको 1 नंबर मिला होता है, 1 नंबर, उसकी काउंटिंग पहले होती है। अगर 1 नंबर की काउंटिंग तक अगर 50% + 1 पूरा हो जाता है तो क्या होगा, इसी के अनुसार राष्ट्रपति को चुन लिया जाता है। अगर प्रथम मत की जनगणना में अगर नहीं हुआ है तो आप क्या करेंगे, आप दूसरे, जिसको 2 नंबर मिला है, उसको देखेंगे। अगर 50% से अधिक मिलता है तो सही है, अगर नहीं मिलता है तो क्या करेंगे, आप फिर C को देखेंगे। तो फर्स्ट या सेकंड या थर्ड फेज तक क्या होता है, हम राष्ट्रपति का चुनाव कर लेते हैं, या राष्ट्रपति हमारे चुन लिए जाते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको इतना।
तो इसी तरीके से ये होता है हमारा वरीयता क्रम। तो वरीयता क्रम आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये सारी चीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं इसमें। अब कौन सा आर्टिकल आएगा हमारा? आर्टिकल या अनुच्छेद ठीक है, अनुच्छेद 56। इसमें क्या है? इसमें है पदावधि। ठीक है, तो देखिए पदावधि क्या होती है, इसको समझते हैं कि पदावधि क्या होती है। देखो पदावधि के अनुसार हम सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति का जो शासनकाल होता है या राष्ट्रपति की जो पद पर रहने की जो समय सीमा होती है कितनी होती है? वो 5 वर्ष। कितनी होती है? 5 ईयर्स। 5 वर्ष के लिए क्या होता है? वो राष्ट्रपति को चुना जाता है। कब से चुना जाता है? जब से क्या ले लेते हैं? वो शपथ। जिस दिन से वो शपथ ग्रहण करते हैं उस दिन से क्या हो जाता है? वो राष्ट्रपति पद के लिए अपना कार्य करने लगते हैं। और जब तक उनके 5 वर्ष या 5 साल पूरे नहीं हो जाते तब तक वो क्या करते हैं? अपने पद पर बने रहते हैं। और इसी बीच अगर क्या होता है, इसी बीच अगर राष्ट्रपति महोदय अगर अपना इस्तीफा देना चाहें तो इस्तीफा जो अपना देंगे वो किसे देंगे? इस्तीफा उपराष्ट्रपति को। किसको दे सकते हैं? वो उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा वो दे देंगे। तो पदावधि में सिर्फ इतना ही है कि पदावधि किसके लिए है? इसमें सिर्फ इतना है कि राष्ट्रपति का शासनकाल है जो किसके कितने साल के लिए होगा। जिस दिन से वो शपथ लेंगे उस दिन से 5 वर्ष के लिए होगा। और अगर वो अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं तो अपना त्यागपत्र किसके देंगे? वो अपना उपराष्ट्रपति को देंगे अपना त्यागपत्र। ठीक है, अब इसके आगे अगला जो ठीक है, तो आगे देखेंगे हम किस में? 57 में। 57 में क्या है हमारा? 57 में हमारा पुनर्निर्वाचन। क्या है? पुनर्निर्वाचन। तो पुनर्निर्वाचन में हम देखेंगे तो पुनर्निर्वाचन में क्या है कि हमारे जो देश में कि कौन कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की कोई कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो पुनर्निर्वाचन के लिए क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है या राष्ट्रपति पद पर है तो उसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की वो कभी तक भी राष्ट्रपति बने रह सकता है। इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि वो कितने टाइम तक राष्ट्रपति बन सकता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। बाकी और देशों में जैसे यूएस वगैरह हो गया और बाकी देश हो गए उनमें क्या है, जैसे यूएस वगैरह हो गए, इनमें क्या है कि सिर्फ अधिकतम सीमा 2 बार ही है। सिर्फ 2 बार ही कोई एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर बने रह सकता है। तो आर्टिकल 57 में सिर्फ इतना ही है कि कौन कितनी बार अपने राष्ट्रपति पद पर बने रह सकता है या कितने टाइम तक बने रहना। तो अपने देश में क्या है, अपने लोकतंत्र में क्या है कि कोई भी राष्ट्रपति पद पर है तो वो कितनी भी उम्र तक वो कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। अब देखेंगे 58 में, अनुच्छेद 58। तो अनुच्छेद 58 में क्या है? योग्यता। ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है आपका, योग्यता। योग्यता के बारे में बताया कि राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी योग्यता की आपको आवश्यकता है और कितनी योग्यता की आपको ज़रूरत है कि आप राष्ट्रपति पद पर या राष्ट्रपति का आप नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। तो जो योग्यता है, योग्यता के टर्म में हम देखेंगे कि ये शर्तें हैं, ये जो लिखी हुई हैं, ये जो शर्त लिखी हुई हैं ये राष्ट्रपति बनने के लिए शर्त लिखी हुई है। तो पहली जो शर्त है कि निर्वाचन मंडल के जो सदस्य होते हैं वही क्या होते हैं, इसका चुनाव में जो भाग लेते हैं या राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ये वो लोग होते हैं। तो जो पहली जो शर्त है इसमें क्या है कि वह भारत का नागरिक हो। जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति का नॉमिनेशन को फाइल करता है वो क्या होना चाहिए? वो भारत का व्यक्ति होना चाहिए। दूसरा क्या है, इसमें 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। और तीसरे में क्या है, लोकसभा सदस्य बनने के योग्य हो। और चौथा, किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद मतलब कि वो किसी गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं होना चाहिए, जैसे मंत्री का पद और तुम्हारा सांसद, एमएलए, एमपीज वगैरह हो गए, जितने भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति ये जितने भी हैं ये सब लाभ के पद नहीं है। लाभ के पद कौन से होते हैं? अगर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में, आप किसी जॉब में हो, गवर्नमेंट जॉब में, तो वो क्या होता है? आपका लाभ का पद होता है। तो आपके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए। वैसे भी गवर्नमेंट जॉब बहुत कम लोगों पर है। तो क्या करेंगे, तो ये चारों जो चीज़ें हैं ये होनी नहीं चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? ये चारों चीज़ें आप अगर इसमें जो किसी लाभ के पद पर ना हो, ये नहीं होना चाहिए।
किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, ये होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ठीक है, लोकसभा सदस्य बनने के योग्य हो। और क्या होना चाहिए, ये सारी शर्तें तो, या ये सारी शर्तें तो कई लोगों में हैं, इंडिया के कई % लोगों में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। लेकिन क्या है, इसके लिए क्राइटेरिया और बनाया गया। क्या क्राइटेरिया है कि आपको 50 जो चाहिए, किसमें, निर्वाचन मंडल से क्या चाहिए आपको, अनुमोदक के रूप में सांसद, किसके, प्रस्तावक के रूप में, और 50 आपको चाहिए किसके रूप में, अनुमोदक के रूप में। 50 प्रस्तावक के रूप में चाहिए और 50 अनुमोदक के रूप में चाहिए। यहीं से ये प्रक्रिया कठिन हो जाती है, और जो नॉर्मल इंसान होते हैं वो क्या करते हैं, इसका राष्ट्रपति का जो नॉमिनेशन होता है वो फाइल नहीं कर सकते। तो इस तरीके से क्या होता है, काफ़ी सारे लोगों के जो सपने होते हैं वो यहीं से टूट जाते हैं कि वो राष्ट्रपति पद पर नहीं बन सकते, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं, ये तो कई सारे लोगों में मिल जाएंगी आपको। लेकिन 50 प्रस्तावक, अनुमोदक, इसमें MP और MLA होते हैं, यही आपको चाहिए होते हैं। राष्ट्रपति के जब आप नॉमिनेशन करने जाएंगे तो चुनाव आयोग को प्रस्तावक के रूप में चाहिए 50, और 50 किसके रूप में चाहिए, अनुमोदक के रूप में चाहिए, ठीक है। तो इतना अगर आपके पास है तभी आप क्या कर सकते हैं, नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ शर्तें होती हैं। जैसे क्या होता है, राष्ट्रपति के जो वो होती है, प्रक्रिया होती है, इसके चुनाव की प्रक्रिया, इसमें जब आप नॉमिनेशन फाइल करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 15,000 रुपये क्या की जाती है, 15,000 रुपये जमानत राशि। ये जो राशि होती है, जमानत राशि जो होती है, ये सरकारी खजाने में जमा होती है, RBI में, किसमें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। ये जमानत राशि आपको जमा करवानी पड़ती है अगर आप क्या कर रहे हैं, राष्ट्रपति के नॉमिनेशन में अगर आपने भाग लिया है तो। और या RBI में या फिर किसमें, जो खजाना होता है गवर्नमेंटल, जो राजकोष जो होता है, राजकोष, उसमें जमा करवानी पड़ती है। अगर आपको क्या होता है, अगर आपको 1/6% मत अगर आपको नहीं मिलता है तो ये जो राशि होती है आपकी 15,000 रुपये जब्त कर ली जाती है। क्या कर ली जाती है, जब्त कर ली जाएगी। अगर आपको इससे ज़्यादा मिलता है तब तो सही है, तो ये आपको जब जीतने के बाद में क्या हो जाएगा, ये राशि आपको वापस कर दी जाएगी। और अगर आप नहीं जीतते हैं या आपको इतना मत नहीं मिलता है तो ये 15,000 रुपये की जो राशि होती है वो आपकी जब्त कर ली जाती है। तो इसमें इतना है कि इसमें 58 में जो योग्यता का क्रम दिया हुआ है वो इस तरीके से है कि वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य हो या बनने योग्य हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, और जो किसको चाहिए, चुनाव आयोग को 50 अनुमोदक के रूप में और 50 प्रस्तावक के रूप में चाहिए। और ये जो 15,000 रुपया होते हैं ये जमानत राशि होती है, जो कि जमा की जाती है RBI खाते में या RBI बैंक में या किसी राजकोष में जमा कर ली जाती है, ठीक है। अब जो अगला टॉपिक है इसमें, अगला अनुच्छेद है वो कौन सा है, अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 इसमें क्या है, अनुच्छेद 60 में क्या है, अनुच्छेद 60 में है शपथ, ठीक है। इसमें शपथ का कार्यक्रम है कि ये शपथ किस तरीके से, या कौन इसको शपथ लेता है या कौन दिलाता है इनको शपथ, ठीक है। तो इसको देखेंगे हम इस साइड में। ठीक है, अब लास्ट में क्या आता है, शपथ का नंबर आता है, मतलब राष्ट्रपति बन गए आप। अब इसके बाद में क्या है, अब शपथ का कार्यक्रम है। तो शपथ में क्या होता है, शपथ में देखेंगे तो शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति बनने के बाद में मुख्य न्यायाधीश। कौन होता है, मुख्य न्यायाधीश, किसके, मुख्य न्यायाधीश किसके, सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जिसको हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं, ये क्या होते हैं, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं शपथ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जब राष्ट्रपति बन जाते हैं तो राष्ट्रपति को बनने की, जब राष्ट्रपति महोदय को जब शपथ दिलाई जाती है तो राष्ट्रपति महोदय को शपथ दिलाते हैं एस सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जिनको हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं। अगर इनकी अनुपस्थिति में या ये नहीं है तो कौन होता है जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, कौन होता है, वरिष्ठ न्यायाधीश, ठीक है। वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं वो किसको शपथ दिलाते हैं, राष्ट्रपति को। अगर ये नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर नहीं है, अगर कहीं गए हुए हैं या किसी कार्य से नहीं है या अनुपस्थित हैं, तो उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के जो होते हैं, ठीक है, वही क्या करते हैं, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। आगे देखेंगे, अब सबसे लास्ट है अनुच्छेद
61, 61। इसमें क्या है, महाभियोग। क्या है इसमें, महाभियोग। ये कब लाया जाता है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि महाभियोग कब चलाया जाता है या कब लाया जाता है। महाभियोग तब लाया जाता है जब क्या होता है, जब राष्ट्रपति महोदय संविधान के अनुसार क्या नहीं करते, कार्य नहीं करते, या सरकार को नहीं चलने देते हैं, या किसी भी कार्य में अड़चन डालते हैं, तो क्या होता है, तो महाभियोग लाया जाता है। महाभियोग कौन लेके आता है, संसद में महाभियोग लाया जाता है। कहाँ लाया जाता है, संसद में। देखेंगे इसको, समझेंगे कहाँ आता है संसद। महाभियोग कहाँ लाया जाता है, संसद में लाया जाता है। और संसद के किस सदन में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है। ठीक है, तो जो महाभियोग है वो किस में लाया जा सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, किसी में भी लाया जा सकता है। ठीक है, इसको हम समझेंगे जब महाभियोग क्यों लाया जाता है और कैसे। जब महाभियोग लाया जाएगा तो अगर राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे, अपने कार्य अनुसार या संविधान के अनुसार क्या नहीं करेंगे, अपना कार्य नहीं करेंगे, तो संसद में महाभियोग ला दिया जाएगा। तो महाभियोग का ये मतलब होता है कि राष्ट्रपति जी को अपने पद से हटाने का। और इसमें एक और चीज़ ये होती है कि अगर महाभियोग लाया जाएगा तो क्या किया जाएगा, राष्ट्रपति जी को 14 दिन पहले एक लिखित सूचना दे दी जाएगी कि आपके खिलाफ महाभियोग लाया जा रहा है। अगर इसी बीच क्या करते हैं, राष्ट्रपति महोदय अपना अगर इस्तीफा दे देते हैं तो सही है, तो अपने आप ही वो हट जाएंगे। अगर नहीं देते हैं तो क्या करेंगे, महाभियोग ला के उनको क्या किया जाएगा, उनके पद से हटा दिया जाएगा। हटा कब तक दिया जाएगा, इसमें यह भी है कि कब तक हटा दिया जाएगा उन्हें। और जब ये हट जाएंगे तो कौन इनके जगह पर कौन कार्य करेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें समझेंगे हम कि जब महाभियोग लाके या राष्ट्रपति जी को हटा दिया जाएगा, वैसे अपने लोकतंत्र में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के साथ इस तरीके से नहीं किसी को हटाया गया है, लेकिन अगर होता है तो किस तरीके से होता है कि उनको 14 दिन पहले लिखित सूचना दे दी जाएगी कि आपके प्रति महाभियोग लाया जा रहा है। तो क्या करेंगे, या तो वो खुद इस्तीफा दे देंगे, अगर नहीं देंगे तो उनको इस तरीके से हटा दिया जाएगा। और जब वो हट जाएंगे तो उनकी जगह पे कौन कार्य करेंगे, उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति काम करेंगे उनकी जगह पे। ठीक है, जब संसद में अगर राष्ट्रपति जी नहीं है तो उपराष्ट्रपति क्या करेंगे, राष्ट्रपति की जगह कार्य करेंगे। लेकिन कितने दिन तक, सिर्फ 6 मंथ, मतलब 6 माह, 6 माह तक कार्य कर सकते हैं सिर्फ उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह पर। 6 महीने के अंदर क्या होगा, चुनाव आयोग को क्या कराना पड़ेगा, दोबारा से चुनाव करवा के एक नए राष्ट्रपति का चयन करवाना पड़ेगा। तो ये सिर्फ 6 माह के अंतर्गत, सिर्फ 6 माह तक क्या करेंगे, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद का कार्य संभालेंगे या उनकी जगह पर कार्य करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मैंने राष्ट्रपति जी का जो चैप्टर है उसको काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ाया है आपको, लेकिन इसमें जो एक टॉपिक जो रह गया है आपका, जो कार्य और शक्तियाँ वाला जो टॉपिक है, इस टॉपिक को हम क्या करेंगे, अगली वीडियो जो आएगी मेरी, इसमें हम देखेंगे इस वाले टॉपिक को। बाकी ये वाला जो टॉपिक है जिसमें 52, 4, 5, 6, 56, 7, 8, 60 और 61, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टॉपिक्स हैं। आपको ये सही समझ में आ गए होंगे। इसमें जो ये वाला जो टॉपिक बचा है इसको अगली वीडियो में लाया जाएगा, उसमें आपको संक्षिप्त से समझाया जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आएगी। और आपको कोई भी अगर डाउट्स है या इसके बारे में कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें अपने दोस्तों को। मिलते हैं अगली वीडियो में।